सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। काफ़ी दिनों से जो है साइंस का लेक्चर नहीं आ रहा था तो रिकॉर्ड नहीं करवाया था। बाकी लेक्चर्स भी देने थे क्योंकि ग्रामर की सीरीज़ जो थी वो आगे चल रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा साइंस का जो था वो पोस्टपोन हो गया था। इसलिए जो हमारा जो हम जो जहाँ पे पहुँचे थे उस टॉपिक का नाम था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, हम न्यूट्रिशन का पार्ट कर रहे तो उसी में जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। और उसमें हमने जो है लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ दिया था। उसमें क्या क्या आता था? मोथ आता था, ईसोफेगस आता था, स्टोमक आता था, उसके बाद एसोसिएटेड ग्लैंड्स वगैरह आते थे, लीवर वाला ग्लैंड आता था, पेंक्रियाटिक ग्लैंड आता था, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आता था, लार्ज इंटेस्टाइन आता था, रेक्टम आता था और एनस आता था। ये था कुछ लेबल डायग्राम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक आता है एलिमेंट्री कैनाल और एक आता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल जो है उसमें जो पार्ट्स आते हैं वो एलिमेंट्री कैनाल्स होती है, वो सीधा डायरेक्ट मुंह से स्टार्ट होता है और इंटेस्टाइन यानी कि एनएस से ख़त्म होता है। ऊपर मुंह से स्टार्ट होता है। एलिमेंट्री कैनाल एक बड़ी सी कैनाल है, मुंह जो मुंह से स्टार्ट होती है और एंड होती है एनएस पे। तो ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन पार्ट जो है वो ये है। और उसके बाद जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स वगैरह है जो डाइजेशन में मदद करते हैं, जैसे कि स्लाइवरी ग्लैंड है, लीवर ग्लैंड है और पेंक्रिया है। तो ये जो है कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स है डाइजेस्टिव सिस्टम के। स्लाइवा माउथ में होता है, लीवर ग्लैंड लीवर में होता है, और पेंक्रियाज में होता है, जो पेंक्रियाटिक जूस सेक्रेट करते हैं। इनका काम होता है जूसेस को सेक्रेट करना ताकि वो डाइजेशन में मदद करे। तो एलिमेंट्री कैनाल में जब जो पहला पार्ट है वो माउथ आता है, उसके बाद इसोफेगस आता है, उसके बाद स्टोमक आता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन आता है, और उसके बाद जो लास्ट जो होता है वो एक्सक्रीशन यानी कि इजेशन जहाँ से होती है या एक्सक्रीशन जहाँ से होती है उसे हम कहते हैं एनस। तो माउथ से इंजेक्शन स्टार्ट होती है और इजेक्शन पे खत्म होता है एनस पे, उसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और उसके बाद जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स है यानी कि सलाइवरी ग्लैंड, ये तो यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है लेकिन वो डाइजेशन में मदद करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड, लिवर ग्लैंड और पेंक्रियाटिक ग्लैंड, ये है तीन ग्लैंड्स जो डाइजेशन में मदद करते हैं। तो अब आते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है, कि डाइजेशन कैसे होती है, डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होती है और डाइजेशन खत्म कहाँ पे होती है। तो डाइजेशन में पहले जो होती है इंजेक्शन कहाँ से होती है? माउथ से होती है। पहले माउथ में जब फूड जाता है, यानी कि जब हम इंजेस्ट करते हैं, जब हम फूड को इंजेस्ट करते हैं तो वो जो है सीधा माउथ में जाता है, सीधा माउथ में जाता है, माउथ में जाता है, वो जो है माउथ में जाता है। फूड पहले माउथ में जाता है और माउथ के जो है तीन पार्ट है। माउथ के कितने पार्ट है जो डाइजेशन में मदद करते हैं? वो है तीन। यानी कि पहला आ गया टीथ, जब हम फूड को इंजेस्ट करते हैं तो टीथ से जो है हम चिविंग का काम करते हैं, यानी कि मैकेनिकल वर्क करते हैं ये टीथ, यानी कि चिविंग करते हैं यानी चबाते हैं। और उसके बाद जो है उसके बाद आती है टंग। टंग जो है वो टेस्ट करती है फूड को कि फूड सुअर है, बिटर है या कैसा है। वो जो है टंग जो है ये टेस्टिंग का काम करती है। और उसके बाद जो है सलाइवरी ग्लैंड भी होता है माउथ में, जो सिक्रीट करता है स्लाइवा, और जिस स्लाइवा में स्लाइवरी एमाइलेस होता है। स्लाइवरी ग्लैंड
माउथ में स्लाइवरी ग्लैंड होता है जो सिक्रीट करता है स्लाइवा को, और जिस स्लाइवा में स्लाइवरी अमाइलेस होता है, जो स्लाइवरी अमाइलेस स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट करता है। आ गई बात समझ में? उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल का जो दूसरा पार्ट है वो आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस एक बड़ी सी पाइप है, यानी कि फूड पाइप है, जो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट करती है, यानी कि कभी कंट्रैक्ट करती है कभी रिलैक्स करती है, कभी कंट्रैक्ट करती है कभी रिलैक्स करती है, कभी कंट्रैक्ट करती है कभी रिलैक्स करती है। कंट्रैक्ट और रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन इसलिए करती है ताकि जो फूड जो इसोफेगस में है वो ताकि पुश हो जाए, वो स्टोमक में पहुंच जाए। ऐसे भी पहुंच जाएगा, लेकिन उस कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से जो है वो जल्दी जल्दी स्टोमक में पहुंच जाएगा। तो ये थी कुछ बात इसोफेगस के बारे में। तो ये पुश करती है फूड को और स्टोमक तक पहुंचाती है। उसके बाद जो आता है उसका तीसरा जो हिस्सा आता है वो आता है स्टोमक। स्टोमक में क्या होता है? स्टोमक पहले फूड को स्टोर करता है, और स्टोमक में जो होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, यानी कि एक ग्लैंड होता है स्टोमक में जिसे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। आप कहेंगे अब कि उन एसोसिएटेड ग्लैंड्स में क्यों नहीं बताया आपने ये बात? क्योंकि ये जो है ये एसोसिएटेड नहीं है, ये एलिमेंट्री कैनाल में ही ये पार्ट आता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट करता है, यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है, जो दूध होता है वो गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट करता है, जिसमें 3 तरह की जो होते हैं वो चीज़ें पाई जाती हैं। पहली जो चीज़ है इसमें वो होती है पेप्सिन। पेप्सिन जो है प्रोटीन को जो है ब्रेक डाउन कर देती है, प्रोटीन को जो है वो ब्रेक डाउन करती है, यानी कि जो फूड होता है जो हमने खाया होता है उसमें जो भी प्रोटीन होता है उसको जो है ब्रेक डाउन करती है, तो ताकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। तो जब पेप्सिन जो होती है ब्रेक डाउन करती है प्रोटीन को, और उसके बाद जो दूसरा आता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि HCl। HCl जो होता है वो जो स्टोमक में एसिडिक मीडियम रखता है, वो बना के रखता है, बैलेंस करके रखता है एसिडिक मीडियम, ताकि वो जर्म्स जो भी फूड में होंगे, बैक्टीरिया जो भी फूड में होंगे, उनको वो किल कर सके, खत्म कर सके। और इस एसिड से बचाने के लिए जो होता है हमारे पास म्यूकस होता है, जो म्यूकस बचाता है इनर लाइनिंग स्टोमक की, इनर लाइनिंग को जो बचाता है HCl से, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो चीज़ बचाती है उसे हम कहते हैं म्यूकस। ये आ गया स्टोमक का पार्ट। उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो होती है एसोसिएटेड 2 चीज़ें जुड़ी होती है, यानी कि जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और उसके बाद वो लिवर में जाता है। लिवर में क्या काम होता है? वहाँ पे लिवर ग्लैंड जो है वो बाइल जूस, एक जूस होता है, उसको सेक्रेट करता है, यानी कि लिवर ग्लैंड जो है वो बाइल जूस को सेक्रेट करता है, जो फैट जो होता है उनको इमल्सिफाई करता है। जैसे पेप्सिन यहाँ पे ब्रेक डाउन करता था प्रोटीन को, वैसे ही इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बाइल जूस करता है, यानी कि लिवर ग्लैंड करता है। और उसके बाद इमल्सिफाई होके वो जब फूड जाता है पेंक्रियाज में जाता है, ये जो पेंक्रिया में जो ग्लैंड होता है वो पेंक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है। जैसे लिवर ग्लैंड ने बाइल जूस सेक्रेट किया, वैसे ही यहाँ पे पेंक्रियाटिक जूस सेक्रेट हुआ, और उसमें जो है 3 चीज़ें फिर से है। पहला आ गया पेंक्रियाटिक एमाइलेज, दूसरा आ गया ट्रिप्सिन, और तीसरा आ गया लाइपेज। पेंक्रियाटिक एमाइलेज क्या काम करता है? जैसे यहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन हुआ, वैसे ही फूड में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, और जो कार्बोहाइड्रेट फूड में होता है उसकी जो है डाइजेशन का काम जो करता है वो करता है पेंक्रियाटिक एमाइलेज। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि एक ही जगह पे पूरी प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो जाए, लेकिन वहीं पे डाइजेशन प्रोटीन की नहीं हो सकती है,
क्योंकि ईसोफेगस में ही प्रोटीन की डाइजेशन नहीं हो सकती है, और ट्रिप्सिन जो प्रोटीन ब्रेक डाउन करके होती है, ब्रोकन डाउन करके होती है, उस प्रोटीन को जो है वो ट्रिप्सिन डाइजेस्ट कर लेता है। आगे का काम जो प्रोटीन का होता है वो संभाल लेता है। और उसके बाद जो यहाँ पे इमल्सिफाई फैट हो गई, इसको भी तो डाइजेस्ट होना है कहीं पे, ताकि वो फैट बढ़ सके। तो इसके लिए जो है एक लाइपेस होता है जो इमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट कर लेता है। तो ये थी कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन से जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स वगैरह थे उनके बारे में बातें। जब वहां से वो फूड बचता है, उसके बाद जो है फिर से इंटेस्टाइन में आता है। इंटेस्टाइन में क्या होता है, अपना इंटेस्टाइनल जूस होता है। इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस होता है। इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है, फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड करता है। इंटेस्टाइनल जूस जो होता है वो फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड करता है। अगर कोई कहे कि फाइनल यानी कि स्टार्ट कहाँ से होती है डाइजेशन, तो आप कहेंगे माउथ। और एंड कहाँ पे होती है, यानी कि फाइनल स्टेज या एंड कह लो आप, वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा नहीं है कि एनस पे फाइनल डाइजेशन होती है, वहां एनस पे जो होती है वो एक्सक्रीशन का काम होता है। तो उसके बाद इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है, फाइनल डाइजेशन, यानी कि फाइनल डाइजेशन जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती है। और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम कहते हैं विलाई। फिंगर लाइक, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं विलाई। ये जो विलाई होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये जो है सरफेस एरिया स्मॉल इंटेस्टाइन का बढ़ा देते हैं। ये जो है सरफेस एरिया इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है बढ़ा देते हैं। सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होती है। जब विलाई जो है इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया को, तो उस सरफेस एरिया के इंक्रीज होने से एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो जाता है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी, यानी कि सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, या एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उतनी एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगी। उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन पे जब फाइनल डाइजेशन हो गई, उसके बाद आते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन पे। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, जो उस फूड में जो पानी होता है, पानी वगैरह जो फ्लूइड वगैरह होते हैं, उसको जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम अगर फंक्शन बताया जाए तो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन जो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। उसके बाद जब एब्जॉर्ब हो जाता है वाटर, उसके बाद जो बचा कुचा वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो बचता है वो रिमूव हो जाता है। पहले रेक्टम की ओर जाता है और उसके बाद रेक्टम को फॉलो करते करते एनस से जो है वो रिमूव हो जाता है, कि यानी कि रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एनस से हो जाता है। तो ये था पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पहले जो है माउथ आता है, जिसमें जो है तीन पार्ट्स होते हैं। टीथ होता है, टंग होता है और स्लाइवरी ग्लैंड होता है। टीथ जो है च्यूइंग का काम करते हैं, टंग जो है टेस्टिंग का काम करते हैं, और स्लाइवरी ग्लैंड में स्लाइवा होता है, जिसमें स्लाइवरी एमाइलेस होता है जो स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में। उसके बाद ईसोफेगस आता है जो पेरिस्टैटिक मूवमेंट करता है, जो
कंट्रैक्शन पेरिस्टैटिक मूवमेंट होती है, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ईसोफेगस, वो करता है पुश फूड को स्टोमक के लिए। और स्टोमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है जिसमें गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करता है, जिस गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन आता है, HCl आता है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और म्यूकस होते हैं। पेप्सिन जो है ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन करता है, और HCl जो है प्रोवाइड करता है एसिडिक मीडियम ताकि बैक्टीरिया और जर्म्स को किल कर सके, और म्यूकस जो है इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है सीधा लीवर में जाता है। लीवर जो है बाइल जूस सेक्रेट करता है। बाइल जूस में क्या होता है, बाइल जूस में क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है। और उसके बाद वहां से आके पेंक्रियाज में जाता है। पेंक्रियाटिक जूस वो सेक्रेट करता है पेंक्रियाज, और उस पेंक्रियाटिक जूस में पेंक्रियाटिक एमाइलेज होता है, ट्रिप्सिन होता है और लाइपेस होता है। पेंक्रियाटिक एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन करते हैं, और उसके बाद ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन की डाइजेशन करते हैं, और लाइपेज जो है वो इमल्सिफाइड को डाइजेस्ट करता है। और उसके बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस होता है, और वहाँ पे जो है फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड हो जाती है। और उसके बाद जो है विलाई छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो इंक्रीज करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होगा। और विलाई क्या काम करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड करते हैं। और उसके बाद जो है जो पानी वगैरह होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है। और उसके बाद जो है वेस्ट मटेरियल जो होता है वो रेक्टम से आके और एनएस पे फॉलो करके एनएस से रिमूव हो जाता है। ये था पूरा सिस्टमैटिक वे से डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स या कुछ की पॉइंट्स डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, या कुछ ऑर्गन्स के बारे में हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। तो हमने माउथ के बारे में पढ़ दिया था कि माउथ में 3 पार्ट्स होते हैं, टीथ होता है, टंग होता है और स्लाइव होता है, स्लाइवरी ग्लैंड होता है। उसके बाद हमने इसोफेगस में पढ़ दिया था, इसोफेगस में पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट आ सकता है एग्जाम में कि डिफाइन पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट क्या होती है कि कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ इसोफेगस, यानी कि फूड पाइप की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, फूड पाइप की जो मसल्स होती है उनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हम कहते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। यानी कि अगर ये इसोफेगस है, ये ऐसे ही इसोफेगस है, तो जब ये पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट करता है ये ऐसे हो जाता है और ऐसे ऐसे, फिर ऐसे हो जाता है, ऐसे 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 ऐसे। यानी कि जैसे ही इसमें फूड मटेरियल आता है, जैसे ही फूड मटेरियल आता है ये कंट्रैक्ट हो जाता है, फिर उसके बाद जब वो नीचे जाता है तो रिलैक्स हो जाता है, फिर जब और नीचे आता है तो फिर से कंट्रैक्ट होता है और नीचे धकेलता है, रिलैक्स होके नीचे धकेल देता है, पुश करता है स्टोमक की तरफ। यानी कि ये जो इस कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को जो कहते हैं वो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट कहते हैं। आ गई बात समझ में। उसके बाद आता है स्टोमक। स्टोमक का स्ट्रक्चर जो होता है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि थैला जैसा स्ट्रक्चर होता है। वो जे टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ऐसा जैसा होता है, ऐसा ऐसे होता है, जे टाइप का स्ट्रक्चर होता है उसका, जे टाइप का स्ट्रक्चर होता है स्टोमक का जे टाइप का स्ट्रक्चर होता है। और ये जब इसमें फूड मटेरियल्स आते हैं तो ये जो है एक्सपेंड हो जाता है। यानी कि जब इसमें फूड मटेरियल नहीं है ये इतना नॉर्मल है, और जब इसमें फूड मटेरियल्स आ गए तो ये जो है एक्सपेंड होता है, अपनी नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है उससे एक्सपेंड हो जाता है जब इसमें फूड आता है। तो इसके जो वाल्स, स्टोमक के वाल्स पे जो होते हैं वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि कुछ ग्लैंड्स होते हैं इसके वाल्स पे, उनको हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स।
और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं ये जूस सेक्रेट करते हैं, यानी कि एक जूस सेक्रेट करते हैं। उसको जो हमने स्पेसिफिकली नाम दिया है उसे हमने दिया है नाम गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में कितनी चीज़ें होती है? पेप्सिन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और म्यूकस होता है। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को जो है ब्रेक डाउन करता है, यानी कि प्रोटीन की धज्जियाँ उड़ाता है, प्रोटीन की धज्जियाँ उड़ाता है ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। उसके बाद जो दूसरी चीज़ इसमें होती है वो होती है एसिड, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ये बैक्टीरियाज को और जर्म्स जो फूड में होते हैं उनको किल करता है, ताकि मतलब जर्म फ्री या बैक्टीरिया फ्री फूड जो है इंसान के अंदर जाए और फिर सेल्स तक पहुँचे, ताकि हम अच्छे से एनर्जी जो है रिलीज कर सके। उसके बाद इस HCl को बचाने के लिए इसके पास एक दुश्मन होता है, यानी कि हमारा दोस्त HCl का दुश्मन, उसे हम कहते हैं म्यूकस। जो हमारे स्टोमक का दोस्त होता है और HCl का दुश्मन होता है, वहीं पे दोस्त वहीं पे दुश्मन। स्टोमक का दुश्मन HCl, यानी कि एक किस्म नहीं, स्टोमक का दुश्मन भी है HCl और दोस्त भी है HCl, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम भी रखता है और बैक्टीरिया को किल भी करता है। और सही दोस्त जो है HCl का जो दुश्मन है, और सही दोस्त इस स्टोमक का जो है वो म्यूकस है, क्योंकि वो उसको बचाता है। HCl के एसिडिटी जब बढ़ जाती है तो वो म्यूकस जो है वो बचाता है। तो एक जो है इम्पोर्टेंट बात आती है, ये आ सकती है पेपर में और ऐसे भी रियल लाइफ में भी ये पता होना चाहिए। जब ज़्यादा HCl सेक्रीट हो, यानी कि HCl अगर इतना सेक्रीट होना था तो HCl इतना सेक्रीट हो गया, अगर कम सेक्रीट होना था तो HCl एक्सेसिव अमाउंट में सेक्रीट हो गया, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं, उस टर्म को हम कहते हैं एसिडिटी। और जब एसिडिटी बढ़ जाए तो हमें जो है कोई बेसिक चीज़ खानी पड़ेगी। जब हमारे जिस्म में, हमारे स्टोमक में एसिडिटी जब एक्सेसिव अमाउंट में बढ़ जाएगी तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो हमें खाना पड़ेगा जिससे जो है वो नॉर्मल तक पहुंच जाए। और एसिड का जो अपोजिट होता है वो बेस होता है। अगर एसिडिटी बढ़ गई, उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हमें बेस को खाना पड़ेगा, उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, बराबर लाने के लिए, यानी कि इसको और इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हमें ये मात्रा और ये मात्रा बराबर करने के लिए हमें कोई बेस चीज़ खानी पड़ेगी। और इसलिए हम इनो का यूज़ करते हैं, यानी कि लेमन जूस का यूज़ करते हैं, जिसमें एंटासिड होता है जो एल्कलाइन या बेसिक चीज़ होती है। इसका सोल्यूशन भी बता दिया है। और एसिडिटी क्या होता है कि एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ HCl, एक्सेसिव अमाउंट में जब HCl सेक्रेट हो गया तो उसे हम कहते हैं, उस कंडीशन को हम एसिडिटी कहते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। उसके बाद हमारे पास लीवर। लीवर क्या होता है कि लीवर जो है बाइल जूस को सेक्रेट करता है। तो अब बात आती है, जब लीवर बाइल जूस को सेक्रेट करता है तो आखिर वो बाइल जूस रहता कहाँ है तब तक जब तक फूड आता है। यानी जब लीवर जूस, अब ऐसा मत है कि लीवर जूस ऐसे पहले ये जब फूड आए तभी सेक्रेट होगा, जब फूड आए तभी सेक्रेट होगा। वो तो पहले सेक्रेट कर लिया होता है लीवर ने और उसको स्टोर रखते हैं गाल ब्लेडर में। इसलिए मैंने कहा था कि गाल ब्लेडर भी डाइजेशन में मदद करता है, क्योंकि वो लीवर से जो बाइल जूस सेक्रेट होता है उसको स्टोर करता है। उस ऑर्गन को हम कहते हैं गाल ब्लेडर, जहाँ पे स्टोरेज ऑफ बाइल जूस होती है। और बाइल जूस फंक्शन क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, यानी कि बाइल जूस का काम जो होता है वो होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। अब ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है? अगर क्वेश्चन आ गया कि डिफाइन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट,
तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे कम्प्लेक्स, यानी कि जो हम फूड खाते हैं वो तो कम्प्लेक्स होता है, और जाहिर सी बात है जो कम्प्लेक्स फूड होगा उसमें कम्प्लेक्स फैट मॉलिक्यूल्स भी होंगे, यानी कि जो कम्प्लेक्स फैट मॉलिक्यूल्स है उनको जो है स्मॉलर वन में कन्वर्ट करने के लिए बाइल जूस जो है वो काम करता है, क्योंकि बाइल जूस में जो होते हैं वो बाइल साल्ट्स मौजूद होते हैं. इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल साल्ट्स, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ complex fat molecules into smaller ones, तो उसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. उसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स. तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको जहन में उतर गई होंगी. तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचे और आप अपने बोर्ड एग्जाम्स की अच्छी प्रिपरेशन कर सके और आपके भी साइंस में जो है वो 95 मार्क्स आए और आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो भी क्लियर साथ साथ में हो जाए, आपका नाम भी टॉपर लिस्ट में आए. उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होता है लेकिन फिर भी इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, क्योंकि इसका डायमीटर जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन से कम होता है. तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि why is small intestine called as small intestine. हालांकि इसकी लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है, यानी कि जो लॉन्ग होता है लार्ज इंटेस्टाइन, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कम होता है. उसकी लेंथ जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से कम होती है, लेकिन फिर भी उसको लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका डायमीटर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा होता है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो लेंथ इसकी जो है वो 6 से 7 मीटर होती है. और अब आप हैरान हो जाओगे कि 6 से 7 मीटर, हमारी तो उतनी मतलब किसी की तो छोटे बच्चे की तो लेंथ उतनी नहीं होती है, खुद की लेंथ तो उतनी नहीं होती है. तो ये कैसे हो गया, मतलब कि 6 से 7 मीटर की जो लंबाई है वो तो पूरा आधा जिस्म आ जाएगा. तो फिर भी यहीं पे कैसे है वो, क्योंकि वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कोइल्ड है, यानी कि वो ऐसे नहीं है, वो ऐसे नहीं है, बल्कि वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कोइल्ड है. स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कोइल्ड है और लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे आ गया, ऐसे आ गया. लार्ज इंटेस्टाइन जो है ऐसे आ गया, इसको इसने घेरा हुआ होता है. और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ स्टोमक से मिला हुआ होता है ऐसे, तो कोइल्ड होता है, इसलिए जो है ये इतनी जगह में आ जाता है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या काम करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसी जगह है जहाँ पे फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड होता है. इसके बाद जो है एब्जॉर्प्शन होता है और एक्सक्रीशन होता है, वाटर हो चाहे फूड हो, लेकिन जो फाइनल साइट ऑफ डाइजेशन जो होती है वो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन होती है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, एक को हम ड्यूडेनम कहते हैं और दूसरे को हम जेजुनम कहते हैं और तीसरे को हम इलियम कहते हैं. इनका फंक्शन आपने नहीं पढ़ना है, या डायग्राम भी नहीं आती है इसकी, तो इसलिए आपको ये जो है ये 3 पार्ट्स जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के पता होने चाहिए. इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि 2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है. तो उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं वो विलाई भी होते हैं, यानी कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होते हैं विलाई में होते हैं. जो मैंने पहले बताया आपको कि ये सरफेस एरिया जो स्मॉल इंटेस्टाइन का है उसको इंक्रीज करते हैं
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो। स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई फाइनल डाइजेशन, और उसके बाद जो विलाय आते हैं, इसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है ताकि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और विलाय में जो होते हैं रिच सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स होते हैं। इसमें जो ये जो विलाय होते हैं यानी कि विलाय जो होते हैं, इसमें ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं, ताकि वो ब्लड वेसल्स जो है वो उस एब्जॉर्ब्ड फूड को पूरे सेल्स तक पहुंचाए। उसे हम कहते हैं रिच सप्लाइड विद ब्लड वेसल, यानी कि विलाय में रिच सप्लाइड ब्लड वेसल्स होते हैं ताकि वो सेल पूरे सेल तक पहुंच सके। और जब वो सेल तक पहुंचेगा, वो जब सेल हर सेल तक पहुंचेगा वो फूड, तो उससे क्या होगा, वो जो फूड जो होगा वो यूटिलाइज हो जाएगा एनर्जी के लिए, और नए टिश्यू बनाएगा, और पुराने टिश्यू को जो है वो रिपेयर करेगा। तो एनर्जी के लिए यूटिलाइज होता है वो फूड जो हर सेल तक पहुंचता है। ये थे कुछ पार्ट्स इसके। अब बढ़ते हैं आगे लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। अब आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर करता है। लार्ज इंटेस्टाइन में एक जो होती है असेंडिंग कोलोन होती है, और दूसरी जो होती है वो डिसेंडिंग कोलोन होती है। दो कोलोन्स होती है लार्ज इंटेस्टाइन में, एक होती है असेंडिंग कोलोन और दूसरी जो होती है वो डिसेंडिंग कोलोन होती है। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है, यानी कि वाटर जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन की मदद से एब्जॉर्ब होता है। और उसके बाद जो है वो जो एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके बाद जो वेस्ट बचता है वो स्वेट की शक्ल में जो होता है एक्सक्रीट हो जाता है। स्वेट या यूरिन की शक्ल में जो है एक्सक्रीट हो जाता है। तो इसे लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं, ये रीजन भी बताया हुआ है, क्योंकि इट इज कॉल्ड एज लार्ज इंटेस्टाइन बिकॉज इट हैव लार्ज डायमीटर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि इसका डायमीटर जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़ा होता है। भले ही इसकी लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन से कम होती है, लेकिन इसका जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो इसका जो डायमीटर है वो लार्ज है स्मॉल इंटेस्टाइन से, इसलिए इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। उसके बाद रेक्टम जो है लार्ज इंटेस्टाइन को फॉलो करता है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे वाली जो पार्ट आता है उसे हम कहते हैं रेक्टम। और रेक्टम होता है टेम्परेरी स्टोरेज बॉडी ऑफ वेस्ट मटेरियल, यानी कि जिस जगह पे वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है उस जगह को हम रेक्टम कहते हैं। और जब रेक्टम टेम्परेरी स्टोरेज, क्योंकि रेक्टम जो है टेम्परेरी स्टोरेज बॉडी वेस्ट मटेरियल की है, उसके बाद जो एनस जो होता है इससे जो है रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्बेड या वेस्ट फूड मटेरियल इन शेप ऑफ सॉलिड स्टूल, उसे हम कहते हैं एजेशन। उस प्रोसेस को हम कहते हैं एजेशन, यानी कि रेक्टम में टेम्परेरी स्टोर होने के बाद फूड, उसके बाद एनएस में आता है, और एनएस जो होता है वो रिमूव करता है जो भी अनएब्जॉर्बेड फूड या वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, उनको किसकी शक्ल में, सॉलिड स्टूल, इन द शेप ऑफ सॉलिड स्टूल, उसको जो है वो रिमूव कर देता है, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं एजेशन। तो ये था कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो उम्मीद है कि आज हमने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, बहुत कम टाइम में हमने बड़े से टॉपिक को कवर कर लिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी।
तो ये जो सारी चीज़ें हमने आज पढ़ी ये आपको समझ आ गई होंगी। तो मिलेंगे अब दूसरे किसी लेक्चर में। तब तक खुश रहिए, सीरियस रहिए, सिंसियर रहिए पढ़ाई में। गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।